इमेजिन करिए कि आप घर से बाहर निकले और आपने देखा कि दो लोग मिलकर 10 करोड़ रुपए जिसमें 2000 और 500 के बहुत सारे नोट्स के साथ बॉन फायर कर रहे हैं, यानी उन पैसों को जला रहे हैं। आपके मन में सबसे पहले क्या आएगा अगर आप इसे रियल में होते हुए देखोगे? तो हो सकता है कि आप ये सोचोगे कि ये दो बंदे एक नंबर के बेवकूफ है जिन्होंने इतने सारे पैसों को वेस्ट कर दिया। अगर ये चाहते तो ये इन पैसों का सही इस्तेमाल कर सकते थे, स्कूल या हॉस्पिटल्स में डोनेट कर सकते थे या फिर गरीबों में दान कर सकते थे। आपके मन में अनलिमिटेड आइडियाज आ रही होंगी जिसमें आप उन 10 करोड़ रुपए के साथ क्या क्या कर सकते थे, और इन पैसों को आप लिंक कर रहे हो फ्रीडम और सक्सेस से। लेकिन ऐसा रियल में हुआ था। के फाउंडेशन नाम की एक आर्ट संस्था जिसमें दो रॉक म्यूजिक स्टार जिमी कॉटी एंड बिल ड्रुमोंड ने 1994 में एक स्कॉटिश आइलैंड में लेट नाइट को एग्जैक्टली 1 मिलियन पाउंड को आग लगा दिया था। ये मैं बात कर रहा हूँ 1994 की, और अगर हम उस 1 मिलियन पाउंड को कंपेयर करें आज के मार्केट से तो वो 10 करोड़ रुपए से भी दुगना होगा। जब उनसे एक इंटरव्यू में ये पूछा गया कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ये कहा कि मैं बस एक कला की प्रदर्शन कर रहा था। हमें पैसे चाहिए थे लेकिन उससे भी ज्यादा हमें उन पैसों को जलाने थे। बिल ड्रमोंड ने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि हमने कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं किया बल्कि बस कुछ पेपर्स को जलाया है जो कि ह्यूमंस ने क्रिएट किया है। हमने ना तो किसी खाने को बर्बाद किया है और ना ही हमने पानी वेस्ट किया है, यानी हमने एक मैन मेड चीज को जलाया है। तो लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे ये कहता कि इन दोनों ने अपने शिप को आग लगा दी, या फिर अपने घर के सारे एक्सपेंसिव चीजों को तोड़ दिया, या फिर अपने महंगे कार को पहाड़ों से फेंक दिया। हो सकता है कि तब भी आप ये सोचोगे कि ये दोनों बिल्कुल पागल है। लेकिन अगर पैसे जलाने से कंपेयर करें तो वो सारी चीजें कुछ भी नहीं है इसके सामने। ऐसा क्यों है कि पैसे हमारे मन में एक स्ट्रॉन्ग इमोशन क्रिएट करता है जिसमें हम किसी को भी हेट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पैसे को मिसयूज किया। ऐसा इसीलिए है कि हमारे मन में ये फीड हो चुका है कि अगर अचानक से हमें बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि अगर हमें सडनली एक प्रीमियम कार मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप पैसों के बारे में सोचते हो वैसे ही आपके दिमाग में आ जाती है कि मैं अपना लोन चुका दूंगा, मैं अपने पापा के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा या फिर अपने लिए कोई स्टार्टअप खोलूंगा। लेकिन एक प्रीमियम कार या फिर एक शिप के बारे में हमें कुछ आइडिया है ही नहीं कि हम करे तो करे क्या उनसे। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी अमेजिंग लेसन्स जो मैंने माइंड ओवर मनी जिसे लिखा है क्लॉडिया हेमोंड ने, और इस बुक को पढ़ने के बाद मेरी साइकोलॉजी ही चेंज हो गई है पैसों के बारे में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते हो तो आपकी भी साइकोलॉजी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इंडिया में फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा कम है और इस वीडियो के थ्रू मैं एक स्टेप और आगे बढ़ा रहा हूँ देश को फाइनेंशियल एजुकेट करने के लिए। क्लॉडिया हेमंड एक अवार्ड विनिंग ऑथर है, ब्रॉडकास्टर है एंड साइकोलॉजी लेक्चरर है जो कि बीबीसी रेडियो पे ऑल इन द माइंड नाम का एक प्रोग्राम की होस्ट करती है। और फिलहाल वो एक विजिटिंग प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में, जिसमें वो पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी पढ़ाती है। माइंड ओवर मनी बुक में क्लॉडिया ने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हमारा ब्रेन गलत सोचता है पैसों के बारे में, और साथ ही साथ क्यों पास्ट में हुए कुछ घटनाओं के कारण आपकी साइकोलॉजी ही बदल जाती है पैसों के बारे में। और इस बुक में हमें ये सिखाया गया है कि कैसे अपने ब्रेन को रीवायर करें जिससे कि पैसे कमाना हमारे लिए काफी इजी हो जाए और हम ज्यादा सेव भी कर पाए। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुक पिलो यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हर संडे आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी बुक समरी। पहला लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा है वो है वी गो थ्रू मॉनेटरी सोशलाइजेशन एट एन एक्सट्रीम यूथफुल एज। मॉनेटरी या फिर फाइनेंशियल सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि हम अपने सोसाइटी से कैसे सीखते हैं पैसों के बारे में। और ऑथर ये कहते हैं कि बचपन से ही हम पैसों के बारे में इनडायरेक्टली सीखते आ रहे हैं, जिस कारण आज की जनरेशन को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है पैसों के रिगार्डिंग। यानी हम पैसों के बारे में बचपन से ही सीखते आ रहे हैं
हैं अपनी सोसाइटी से, अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेंबर से, हम जैसे कार्टून देखते हैं वहां से, हर जगह से हमारे दिमाग में पैसों के लिए कुछ ना कुछ फीड किया गया है। लेकिन कितने बचपन से ये फीड किया गया है? फिनलैंड में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहां पर 6 साल के किंडरगार्टन बच्चों को एक असाइनमेंट दिया गया जिसमें उन लोगों को एक थिएटर प्ले करना था जिसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उन बच्चों के ऊपर ही थी। यानी कास्टिंग से लेकर कॉस्ट्यूम, प्रॉप से लेकर स्टोरी टेलिंग, सब कुछ वो खुद बच्चे ही डिसाइड करेंगे और सब कुछ वो अरेंज भी करेंगे जिससे कि उनकी टीम मैनेजमेंट स्किल इंप्रूव हो जाए। लेकिन मर्लिना स्लॉप जो कि उन बच्चों की टीचर थी, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि स्टोरी पर बच्चे फोकस कर ही नहीं रहे हैं, बल्कि उनका मैक्सिमम टाइम ये डिस्कस करने में जा रहा है कि हम थिएटर प्ले से कैसे पैसे कमा सकते हैं। यानी इस प्ले का टिकट प्राइस क्या होने वाला है, प्ले के दौरान हम क्या क्या बेच सकते हैं ऑडियंस को और पैसे बनाने के लिए, प्ले के एंड में हम एक्स्ट्रा पैसे कैसे मांग सकते हैं एज अ डोनेशन जिससे कि सारे आर्टिस्ट को पैसे मिल सके और ज्यादा पैसे हम कमा सके। और ये चीज मर्लिना जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था उनको ये बहुत ही ज्यादा बुरा लगा कि ये इतने छोटे बच्चे अभी से पैसों के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं। उनका एक्चुअल ड्यूटी था एक बढ़िया स्टोरी क्रिएट करना और स्कूल के फंक्शन में पेरेंट्स को इंटरटेन करना अपनी एक्टिंग स्किल से। लेकिन उनके दिमाग में सोसाइटी ने ये फीड कर दिया है कि पैसे कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है, पैसे से ही लाइफ बेटर होती है। बहुत सारे स्टडीज में ये कंक्लूजन निकला कि बच्चों के मन में ऑलरेडी एक फिक्स थॉट्स होती हैं पैसों के बारे में और उन्हें बहुत ही यंग एज में पता लग जाता है कि पैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। वो जो भी कर रहे हैं वो पैसे कमाने के लिए ही कर रहे हैं। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि फ्यूचर में मैं कैसे जॉब करूंगा। अगर कोई पेंटिंग कर रहा है तो बच्चे सोचने लगते हैं बहुत ही यंग एज से कि मैं इस पेंटिंग को कैसे बेचूंगा जिससे मैं पैसे कमा सकूं। एक और स्टडी में 5 साल के बच्चों को 2 घर के पिक्चर्स दिखाए गए जहां पे पहला घर बिल्कुल टूटा फूटा था, उसकी पेंट काइंड ऑफ बाहर निकल रही थी और उनके दरवाजे भी टूटे हुए थे, और दूसरा पिक्चर में एक बहुत ही आलीशान घर था। तो उन बच्चों से ये पूछा गया कि उनके मन में सबसे पहले क्या थॉट आती है जब वो दोनों पिक्चर को देखते हैं। तो शॉकिंगली बच्चे ये कहते हैं कि जो घर खराब दिख रहा था उसके ओनर बहुत ही लेजी और बहुत ही खराब लोग होंगे। हो सकता है कि वो गुंडे हो सकता है कि वो गैंगस्टर हो, यानी वो अच्छे लोग नहीं है। और दूसरे घर में जो लोग रहते होंगे वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज्यादा स्मार्ट होंगे और जिनके साथ वो रहना भी पसंद करेंगे। बाद में ये पता चला कि वो दोनों घर एक ही व्यक्ति के थे जिन्होंने रिनोवेशन कराया था। रिसर्च हमें ये कहती है कि बच्चे हमेशा बड़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उनसे सीखते हैं पैसों की इंपॉर्टेंस के बारे में। ऑथर रेकमेंड करती है यानी बड़े लोग यानी पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ पैसे के बारे में बहुत ही ओपन रहना चाहिए, और अगर वो कोई गिफ्ट्स या टॉय अफोर्ड नहीं कर सकते तो उन्हें ये समझानी भी चाहिए कि हम उसे क्यों अफोर्ड नहीं कर सकते, जिससे कि बच्चे को समझ में आ जाए कि ठीक है, पैसे ना होना या फिर अफोर्ड ना करना वो भी बिल्कुल कॉमन चीज है। साइकोलॉजिस्ट नील गॉडफ्रे ये सजेस्ट करते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ घरेलू खर्चे डिस्कस करें, यानी ग्रोसरीज जब हम खरीदने जाते हैं तो उनको लेके जाए और उनको हर एक चीज की प्राइस बताए, और जब हम उनको उनकी पॉकेट मनी देते हैं तो उस पॉकेट मनी से टैक्स कट करके उनको पॉकेट मनी देनी चाहिए, जिससे कि उनको एक ओवरऑल आइडिया मिल सके इकोनॉमी के बारे में और वो थोड़े स्मार्ट बन जाएंगे फ्यूचर में, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग बच्चे से ही हो रही है समझने के लिए कि पैसे कैसे काम करते हैं। ऑथर कहते हैं कि सबसे बेस्ट तरीका है अपने बच्चों को पैसे की नॉलेज शेयर करना, वो है अपने खुद के फाइनेंसेस को ऑर्डर में लाना। अगर आप में समझ नहीं है पैसों के बारे में तो आपके बच्चों में भी कभी नहीं होगी, लेकिन अगर आप एक डिसिप्लिन्ड और इंटेलिजेंट तरीके से पैसे हैंडल करते हैं तो आपके बच्चे भी वैसे ही पैसे हैंडल करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट से मैंने ये सीखा कि हमें बचपन से ही सोसाइटी ये सिखाती है कि पैसे क्यों इम्पोर्टेंट है, और हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग धारणाएं हैं पैसों को लेकर, क्योंकि उनके पेरेंट्स, फ्रेंड्स और टीचर डिफरेंट रहे हैं, जिससे हम आज भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जो हमने बचपन में सीखी है। अगर हमें अपना रिलेशनशिप बेहतर करना है पैसों को लेकर तो हमें अपने मनी थिंकिंग पैटर्न को थोड़ा ओपन करना पड़ेगा। हमें एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा कि कैसे हम पैसों के साथ बढ़िया रिलेशनशिप बना
सकते हैं और एक्चुअल में कैसे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं बिना लालची और डेस्परेट होकर। दूसरा लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा वो है वी हैव बिकम इरैशनल विथ आवर मनी, एज अ रिजल्ट आवर सेविंग्स आर लो। यानी हम पैसों को लेकर बहुत ही इरैशनल हो गए हैं। इरैशनल का मतलब होता है किसी भी चीज को करना बिना सोचे समझे, यानी आपकी डिसीजन आप अपने कॉन्शियस ब्रेन से नहीं लेते हो। यानी ऑथर का ये कहना है कि हमारे इरैशनल मनी पैटर्न की वजह से हमारी सेविंग्स इतनी ज्यादा कम हो चुकी है। हम अगर कंपेयर करें आज से 20-30 साल पहले के लोगों से, तो वो लोग अपने सैलरी के ज्यादा परसेंटेज पैसे सेव कर पाते थे कंपेयर करें अगर हम आज के जनरेशन से। क्या आपको याद है जब आप छोटे हुआ करते थे तब हम गुल्लक में पैसे डालकर पैसे बचाते थे, और जैसे ही गुल्लक भर जाता था हम उसे तोड़कर उन पैसों से कुछ जरूरी चीजें खरीदते थे और उस पैसों का सही इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज की जनरेशन कुछ भी सेव नहीं कर पाती है। इसका रीजन जानने के लिए MIT में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जहां पर एक बास्केटबॉल मैच के टिकट पर बोली लगाई गई और स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में बांट दिया गया, जिसमें पहला ग्रुप में वो स्टूडेंट्स थे जो कैश में बोली लगाने वाले थे, यानी वो जो भी बोली लगाते उन्हें वो कैश में पैसे देने पड़ते। लेकिन दूसरे ग्रुप में जो स्टूडेंट्स थे उन्हें क्रेडिट में पैसे देने थे, यानी ग्रुप बी के पास ये ऑप्शन था कि अगर वो बोली लगाते हैं तो वो बाद में पैसे देंगे या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से वो पैसे देंगे। इसका रिजल्ट ये आया कि जो लोग कैश में बोली लगा रहे थे उन्होंने दूसरे ग्रुप से ऑलमोस्ट आधा बोली लगाया, यानी अगर ग्रुप बी ने 100 रुपए लगाया तो ग्रुप ए ने सिर्फ 40 या 50 रुपए पर टिकट पे बोली लगाई। कंक्लूजन में ये निकला कि हम आज भी रियल पैसे को ज्यादा वैल्यू देते हैं ऑनलाइन पैसे से, जबकि दोनों की वैल्यू सेम ही है। ग्रुप ए से पूछे जाने पर एक स्टूडेंट ने कहा कि अपनी आंखों के सामने से पैसे जाना ज्यादा डिफिकल्ट है बल्कि बैंक अकाउंट से पैसे कट जाना। हमारी सिर्फ कैश और क्रेडिट में ही कॉन्सेप्शन इरैशनल नहीं है, बल्कि हम फ्यूचर रेफरेंस लेकर भी बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड कर देते हैं उन चीजों में जिससे कि हमारी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होती है। हमें लगता है कि हम फ्यूचर में ज्यादा अर्न करेंगे, इस कारण हम फ्यूचर में ज्यादा सेव भी कर पाएंगे, बल्कि ये बिल्कुल गलत है। अगर आप अभी सेव नहीं कर पा रहे हो तो आप फ्यूचर में भी सेव नहीं कर पाएंगे। सच्चाई तो ये है कि किसी भी बिहेवियर को चेंज करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका है अपने फाइनेंस को ऑर्डर में लाने के लिए, वो है आज से ही कंट्रोल करना। तो इस लेसन से मैंने ये सीखा कि अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आपको आज से ही उसे कंट्रोल में लेना पड़ेगा। और अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट आप खुद पे भी ट्राई कर सकते हो कि 1 महीने आप सिर्फ कैश में ट्रांजैक्शन करो और दूसरे महीने आप पूरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो। आप देखोगे कि जिस महीने आप कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हो उस महीने आप ज्यादा सेव करोगे कंपेयर टू दूसरे महीने में जहां पर आप सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो। तीसरा लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा वो है हाउ कंफर्मेशन बायस चेंजेस आवर परसेप्शंस अबाउट मनी। एक व्यक्ति जिसका नाम था रूडी कुर्निवान, उसने एक साल में $36 मिलियन की एक्सपेंसिव और रेयर वाइन्स बेची। लोग उसे सुपरस्टार से भी बेटर ट्रीट करते थे और दुनिया के सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन उससे ही विंटेज कलेक्शन वाइन्स खरीदते थे। लेकिन रूडी का स्कैम सबके सामने कुछ ही दिनों में सामने आ गया। बेसिकली वो क्या करता था कि वो पुराने बॉटल्स में सस्ती वाइन्स डालकर महंगे प्राइस में बेचा करता था, क्योंकि उसकी मार्केट में इतनी हाई रेपुटेशन थी। इवन वाइन टेस्टर, जो लोग वो होते हैं जो वाइन को टेस्ट करके उनका रिव्यू देते हैं कि ये सच में एक्सपेंसिव होने के लायक है या नहीं, या फिर ये कितनी पुरानी वाइन है, इसकी ओरिजिन कहां से हुई है। रूडी कुर्निवान ने सारे वाइन टेस्टर को भी बेवकूफ बना दिया था। इससे ऑथर हमें ये कहते हैं कि हम सभी व्यक्ति कंफर्मेशन बायस पे बहुत डिपेंडेंट है। कंफर्मेशन बायस का मतलब है कि आप वही देखते हो, वही सुनते हो और वही टेस्ट भी करते हो जो आपने पहले से ही अपने मन में सोच रखा है। तो रूडी क्या करता था कि वाइन टेस्टर के साथ गेम खेलता था, यानी वो उनके दिमाग में ये फीड कर देता था कि आप जो वाइन टेस्ट करने जा रहे हैं वो 50 साल पुराना है, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि लोग इसे लाखों रुपए देना पसंद करेंगे, इसे खरीदने के लिए वो लाइनों में लग सके हैं। तो इस कारण एक परसेप्शंस वाइन टेस्टर ने अपने दिमाग में बना ली कि ये सच में ये वाइन बहुत एक्सपेंसिव है। यानी जैसे ही वो उसे कंज्यूम करते थे तो उनको सच में ये बिलीव हो गया कि ये एक
एक्सपेंसिव और रेयर और विंटेज वाइन है जिसे लोग सच में महंगे प्राइस में खरीदना चाहते हैं। तो इस लेसन से मैंने ये सीखा कि कभी भी कुछ भी खरीदने से पहले 1 मिनट रुक के सोचना चाहिए कि क्या हम कंफर्मेशन बायस की वजह से कोई चीज खरीद रहे हैं या फिर हमें एक्चुअल में इसकी नीड है। स्पेशली यंगर जनरेशन ऑफ इंडिया को स्पेसिफिक ब्रांड की फोन चाहिए होती है। वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं, कहीं ना कहीं वो हर साल उसे अपग्रेड करना चाहते हैं, जो कि जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। और मार्केट में आईफोन्स की इतनी बढ़िया परसेप्शन बना दी गई है कि अगर आपके पास आईफोन है तो आपके पास सबसे बढ़िया फोन है। इसीलिए आज के यंगर जनरेशन आउटडेटेड आईफोन खरीदते हैं क्योंकि उनके मन में ये बिलीव हो चुका है कि आईफोन है तो बढ़िया होगा ही। चौथा लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल अकाउंटिंग। ऑथर ने अब इंट्रोड्यूस किया मेंटल अकाउंटिंग के बारे में। रिचर्ड थैलर ये कहते हैं कि हम सभी के ब्रेन में एक ऑटोमेटिक अकाउंटिंग मशीन फिट हुई है, यानी हम सब अपने ब्रेन में बहुत सारे अकाउंट्स बना के रखते हैं और साथ ही साथ हम उसके बजटिंग भी करते हैं और ये प्रोसेस बिल्कुल ही ऑटोमेटिक होता है। एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान लेते हैं कि आप सब्जी मंडी गए, जहां पर आप घर के लिए कुछ सब्जियां खरीदने गए थे और आपने किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जी का रेट पूछा तो वो 20 रुपए महंगा लगा आपको। लेकिन वही जब आप दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप 50 रुपए की तो सिर्फ टिप दे के आ जाते हो। आप वही सेम व्यक्ति हो जिसने एक सब्जी सिर्फ 20 रुपए ज्यादा होने के कारण नहीं खरीदी, लेकिन अपने लाइफस्टाइल खर्चों में आप कंजूसी नहीं करते। हम अपने ब्रेन में बहुत सारे अकाउंट्स ओपन कर लेते हैं, जैसे कि हर रोज के खर्चे यानी डेली एक्सपेंसेस अकाउंट, बाइक एक्सपेंसेस अकाउंट, ट्रैवल एक्सपेंसेस अकाउंट, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट। इसी तरह मेंटल अकाउंटिंग हम सब लोग करते रहते हैं और हम सब लोग उसके साथ एक बजट भी जोड़ देते हैं। इस पे इतने ही पैसे खर्च करने हैं, इससे ज्यादा नहीं करने हैं। और ऑथर हमें एक और कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लेन करती हैं जिसे वो कहती हैं रिलेटिव थिंकिंग ऑफ मनी। यानी हम जब भी पैसे खर्च करते हैं तो हम कहाँ पे हैं और टोटल अमाउंट कितना है उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आप कितने पैसे खर्च करने वाले हो और उसके डिस्काउंट से आपको कितना फर्क पड़ने वाला है। मान लेते हैं कि आपके घर से बस स्टॉप थोड़ा दूर है और आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इलेक्ट्रिकल रिक्शा करके बस स्टॉप तक पहुंचना जिसमें आपको 30 रुपए लग जाएंगे आने जाने के, और दूसरा ऑप्शन है कि आप पैदल ही बस स्टॉप तक पहुंचो। बहुत सारे लोग पैदल भी प्रिफर कर सकते हैं जिससे वॉकिंग भी हो जाएगी और सेविंग्स भी। लेकिन वही सेम व्यक्ति जब बाइक खरीदने जाता है तो उसे 300 रुपए का डिस्काउंट मिलता है अगर वो कुछ पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे तो, क्योंकि टोटल अमाउंट बाइक का भी ज्यादा है कंपेयर करे एक इलेक्ट्रिकल रिक्शा के फेयर से। यहाँ पर ऑथर हमें ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में समझाती है कि टोटल अमाउंट अगर ज्यादा हो तो चाहे डिस्काउंट भी थोड़ा ज्यादा हो तो हमें उससे उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो इस लेसन से मैंने ये सीखा कि हम हमेशा मेंटल अकाउंटिंग करते हैं जिससे कि हम ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी चीज महंगी है और कौन सी चीज अफोर्डेबल है। और साथ ही साथ रिलेटिव थिंकिंग पैटर्न की वजह से अगर कोई चीज हम खरीद रहे हैं तो उसके टोटल अमाउंट पे कितना डिस्काउंट है उससे आपको खुशी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि टोटल अमाउंट कितना है, और ये कहीं ना कहीं हमारी ह्यूमन मनी साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। पांचवा और आखिरी लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा वो है द पावर ऑफ मनी। लोग हमेशा सोचते हैं कि पैसे ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, यानी पैसे में बहुत पावर है। इससे मैं अग्री भी करता हूँ और साथ ही साथ में डिसएग्री भी करता हूँ। पैसों में 2 तरीके के पावर है, यानी पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर। 2011 में सुशील कुमार जो कि बिहार से थे वो पहले कंटेस्टेंट बने जो कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपए घर जीत कर गए थे, और बहुतों ने सोचा होगा कि अब इनकी जिंदगी बेटर हो जाएगी। लेकिन रिसेंटली उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने ये लिखा कि 5 करोड़ जीतने के बाद उनकी लाइफ और बदतर हो गई। उनके रिलेशनशिप सबके साथ खराब हो गए और उन्होंने जहां पर भी पैसे इन्वेस्ट किए वहां पे उनको सिर्फ और सिर्फ लॉस ही हुआ या फिर लोगों ने उनको चीट किया, और पैसे मैनेजमेंट ठीक से नहीं करने से वो सारे पैसे गवा चुके थे। और ऐसा पहली बार किसी के साथ नहीं हुआ था, बल्कि मैक्सिमम लोग जो ओवरनाइट पैसे कमा लेते हैं जैसे कि लॉटरी जीतना
दिया या फिर किसी ने डोनेट कर दिया पैसे, तो ज्यादातर केसों में पैसे होने के बावजूद भी वो लाइफ से खुश नहीं रहते हैं। और ऑथर हमें हेडोनिक एडेप्टेशन के बारे में एक्सप्लेन करती है, जिसका मतलब होता है कि जो चीज आपको अभी खुशी दे रही है वो आपको उतना खुशी फ्यूचर में नहीं देगी, क्योंकि आप उस लाइफस्टाइल से बहुत जल्दी यूज्ड टू हो जाते हो। इसीलिए ऑथर रिकमेंड करती है कि अभी आपके पास चाहे जितने भी पैसे हो उससे खुश रहना सीखिए, और अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको पेशेंस के साथ अमीर बनना चाहिए, क्योंकि अगर आप ओवरनाइट सक्सेस उम्मीद करते हो तो कहीं ना कहीं इसके साथ साइड इफेक्ट्स भी आते हैं जो आपके मेंटल प्रेशर को बहुत ज्यादा हाई कर सकता है। इसीलिए आपको धीरे धीरे अमीर बनना है, जरूरी नहीं है कि आपको ओवरनाइट ही सक्सेस चाहिए। तो अगर हम इस वीडियो को सम अप करें तो हमने आज सबसे पहले ये सीखा कि कैसे हम बचपन से ही हमें सोसाइटी पैसों के इंपॉर्टेंस के बारे में सिखाती है, जिससे कि हम सीखने पर नहीं बल्कि पैसे कमाने पर ज्यादा फोकस करते हैं। दूसरा लेसन जो हमने आज इस वीडियो से सीखा वो ये है कि हम बहुत ही ज्यादा इरैशनल हो चुके हैं पैसों के बारे में, जिस कारण हमारी सेविंग्स इतनी ज्यादा कम है, और हम कैसे सोच समझकर पैसे खर्च करना चाहिए जब भी हम कुछ खरीद रहे हैं। तो तीसरा हमने ये सीखा कि कैसे कंफर्मेशन बायस, यानी जो आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो अपने मन में, आप वही चीज फील भी करते हो, जिस कारण कुछ चीजें बस आप अपने आप को करेक्ट करने के लिए खरीदते हो, जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, बस आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो। चौथा हमने सीखा मेंटल अकाउंटिंग के बारे में, जिसमें हम ऑटोमेटिकली अपने ब्रेन में बहुत सारे अकाउंट्स बना लेते हैं और साथ ही साथ हम उसकी बजटिंग भी कर लेते हैं, और ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। पांचवा और आखिरी लेसन जो हमने माइंड ओवर मनी से सीखा वो है पावर ऑफ मनी। कैसे पैसे इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है कि आपकी जिंदगी बना भी सकती है और आपको बर्बाद भी कर सकती है। इसीलिए हमें धीरे धीरे और पेशेंस के साथ मेहनत करना चाहिए और उसे अप्रिशिएट करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को जरूर खरीदिए अगर आपको और भी ऐसी स्ट्रैटेजी सीखनी है तो, और साथ ही साथ मैं आपको अपने ही प्लेलिस्ट पर्सनल फाइनेंस के ऊपर जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं सारे वीडियोस आप देखिए, क्योंकि उस वीडियो से आप इतना कुछ सीख सकते हैं जो कि इंडिया के 95% लोग नहीं जानते हैं। और अगर हमें इंडिया को आगे बढ़ाना है तो हमें पर्सनल फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप तरक्की करें और देश भी तरक्की करे और आज के युवाओं के पास पावर रहे कि वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बस थोड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए और बस उन्हें कोई गाइड करने के लिए चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा आज के इस वीडियो से। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।